नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश की राजनीति को खौला दिया है। इस फैसले के तहत बीएसएफ के एक्शन वाला एरिया बढ़ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ जरूरी कार्रवाई अब कर सकता है। बहुत सारे लोगों को शायद बीएसएफ के अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होगी और वो ये भी सोच रहे होंगे कि इस फैसले पर इतना राजनीतिक शोर शराबा आखिर क्यों हो रहा है। बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा बढ़ने से राज्यों के अधिकारों में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? ये संघीय ढांचे पर हमला है या नहीं है? आपके मन में उठने वाले इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है और आज हम गहरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की मदद से इस विषय की जटिलता को सुलझाएंगे और एक एक पहलू को सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। आपके लिए ये घर बैठे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकारों का जमीनी सर्वेक्षण होगा। इसके बाद आपको हम लखीमपुर खीरी लिए चलेंगे, जहां मंत्रिपुत्र आशीष मिश्र को साथ लेकर यूपी पुलिस की एसआईटी की टीम किसानों के गाड़ी से कुचलने की घटना का रिक्रिएशन करने गई। ये उस दुखद और विभत्स घटना का एक्शन रिप्ले था जो जांच की प्रक्रिया के तहत हुआ। वहां पुतलों को टक्कर मारकर सच की तलाश की जा रही थी। इस दौरान आज तक की टीम वहां पर मौजूद थी। हमारे संवाददाताओं ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी हैं जो इस केस की आगे की दिशा पर रोशनी अवश्य डालेंगी। आज शाहरुख खान का बेटा आर्यन फिर से मुसीबत में रहा। बुरे समय में करीब एक हफ्ता उसके और जुड़ गया। ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन को आज भी जमानत नहीं मिली और अब स्पेशल अदालत में 20 अक्टूबर को जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। तब तक आर्यन सामान्य कैदी की तरह जेल में रहेगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार का बेटा अब इस बात का एक मशहूर उदाहरण बन चुका है कि अगर ड्रग्स के चक्कर में आप पड़े तो क्या हो सकता है, बात कहां तक जा सकती है, सलाखों के पीछे कितने दिन आपको रहना पड़ेगा और जेल से पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल आपके लिए हो सकता है। ड्रग्स लेना बिल्कुल सरासर गलत है, पर इसके साथ बहुत से लोगों के मन में यह बात भी है कि ड्रग्स की लत को सिर्फ एक अपराध के एंगल से हमें नहीं देखना चाहिए। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बीमारी और ड्रग्स के आदी हो चुके व्यक्ति के रिहैब यानी कि पुनर्सुधार पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस पूरी खबर का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो खबरदार में आज सबसे पहले हम केंद्र सरकार के उस बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसके द्वारा सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले का मतलब क्या है, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कितना होता है, बीएसएफ के पास क्या क्या अधिकार होते हैं और सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का क्या असर होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो शुरुआत आइए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से करते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। नोटिफिकेशन में साफ कह दिया गया है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पूरे इलाके में बीएसएफ का अधिकार होगा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पहले की तरह बनाए रखा गया है। यहां यह क्लियर करना भी बेहद जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिर्फ बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है, अधिकार नहीं बढ़ाए हैं। तो अब प्रश्न यह है कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है, इसे आइए इस तरह से समझें। बीएसएफ को ड्रग्स तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से एक निश्चित दूरी तक भारतीय क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ लोकल पुलिस की मदद से या उसकी मदद के बिना भी ऑपरेशन चला सकती है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र खत्म होने के बाद आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस या किसी दूसरी फोर्स के पास होती है। मतलब बीएसएफ भारत के 12 सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा में तैनात है। अलग अलग राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बदलाव किए हैं। जैसे
पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा से 15 किलोमीटर अंदर था। इसे ही बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर किया गया है। जबकि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। राजस्थान में इसे पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बरकरार रखा गया। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहले की तरह पूरे क्षेत्र में बीएसएफ को कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस बदलाव को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। कई राज्य सरकारों को इस पर कड़ी आपत्ति है और इस ऐतराज के केंद्र में है बीएसएफ को मिले वो अधिकार जिनका इस्तेमाल बीएसएफ राज्यों की सीमा के अंदर कर सकती है। अब आइए उन अधिकारों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। अपने अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। बीएसएफ के अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो केंद्रीय कानून के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल हो। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें बिना कोई वारंट लिए कार्रवाई करने का अधिकार हमारी सेना, सैनिकों, पुलिस और पैरामिलिट्री, जिसमें बीएसएफ शामिल है, उन्हें होता है। लेकिन बीएसएफ के ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इन अधिकारों के इस्तेमाल में भी कई सारी शर्तें लागू हैं। प्रश्न ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न ये भी कि पंजाब और पश्चिम बंगाल को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस बदलाव पर ऐतराज क्यों? इन सभी सवालों का जवाब देने वाली फैक्चुअल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुआ इजाफा सबसे ज्यादा पंजाब को प्रभावित करेगा, क्योंकि बीएसएफ का बॉर्डर अब आधे पंजाब को कवर करेगा। बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला पंजाब के 12 जिलों को प्रभावित करेगा। इससे 6 जिले पूरी तरह से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। ये जिले हैं पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका। इसके अलावा 6 जिले आंशिक रूप से प्रभावित होंगे: होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर। यानी बीएसएफ अब पंजाब के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से तकरीबन 27,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस इजाफे से राजनीति का टेम्परेचर बहुत चढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इस फैसले को भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। अकाली दल के कार्यकर्ता तो अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पंजाब राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्र सरकार के इस फैसले की कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक सुर में निंदा कर रही है, जो इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार की घुसपैठ की कोशिश बता रहे हैं। ये तो स्टेटों की पावर अपने पास सेंटर रखना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए और ये ठीक नहीं है। स्टेटों का काम स्टेटों को करना देना चाहिए और सेंटर का काम सेंटर देखे अपना। तो जो ये डिसीजन हुआ है 50 किलोमीटर का, इस पर फिर दोबारा सेंट्रल सरकार को रिव्यू करना चाहिए। बड़ा अफसोस है कि जो हमारे सूबे के राइट्स हैं, स्टेट्स के राइट्स हैं, वो आस्ते आस्ते सारे सेंटर ले रही है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, 3 कानून बना दिए और इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। अब ये पावर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अब वो भी ले ले। 50 किलोमीटर पंजाब का रेडियस का मतलब है हमारे 30-40% ऑफ पंजाब अब बीएसएफ के कंट्रोल में है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਫੜਿਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰ। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन तर्कों को खारिज करने के लिए भी तर्क दिए जा रहे हैं। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाने का हक भी राज्य सरकार को है।
जिसके जवाब में तर्क ये है कि नोटिफिकेशन में बीएसएफ को किसी नए अधिकार का जिक्र नहीं है, सिर्फ अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया है। वैसे तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र असम में भी बढ़ाया गया है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार है और वहां इस फैसले का स्वागत हो रहा है। लेकिन विरोध दो राज्यों में हो रहा है, पंजाब और पश्चिम बंगाल। राज्य सरकार से बात नहीं करके एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ख्याल से नोटिफिकेशन निकालती है। ये एक प्रधानमंत्री जो पहले खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री थे, उस समय वो फेडरल स्ट्रक्चर लेके बहुत सारे बात करते थे। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो सबका भंग कर दिया। दायरों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आप जो है वो पूरी तरह से बंटाधार करेंगे जो आपने किया है। जिस तरीके से पंजाब ने सवाल उठाया, वैसे ही पश्चिम बंगाल से भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे और उनके कामों पर हस्तक्षेप केंद्र सरकार की तरफ से। अरे भाई, उनको बोलने दीजिए, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकारें विरोध में हैं, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन केंद्र सरकार के भी अपने तर्क हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक पंजाब और जम्मू कश्मीर में इन बदलावों का उद्देश्य है सीमा पार से आने वाले ड्रोनों के जरिए आतंकी हमले और ड्रग्स हथियारों की आपूर्ति को रोकना, जबकि असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का मकसद मवेशियों और अवैध मुद्रा की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकना है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के साथ ही घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने के अलर्ट्स को देखते हुए बीएसएफ को अब और ज्यादा खुलकर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले के बाद कानून व्यवस्था में राज्य पुलिस का क्या और कितना रोल रह जाएगा। देखिए, पुलिस के काम में कोई इसमें इंक्रोचमेंट नहीं है। पुलिस का कार्य है वो यथावत चलता रहेगा। राज्य पुलिस के अधिकार में कोई कमी नहीं आई है, न राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, न किसी कानून से कोई उसकी कमी आई है। सरकार ने केवल बीएसएफ को जो कुछ एक्ट्स के अंतर्गत जो पावर दे रखी हैं, इसके अंतर्गत बीएसएफ को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जो 15 किलोमीटर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक वो अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। तो उसे 15 से बढ़ा के 50 कर दिया गया। अब ये कहना कि पुलिस के पावर्स के ऊपर ये इंक्रोचमेंट है, ये गलत होगा, क्योंकि अगर जिम्मेवारी हम लोगों ने बीएसएफ को दे रखी है तो बीएसएफ को पूरी छूट होनी चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। जरूर बीएसएफ ने इन पावर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उनके पास पावर्स हैं इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए और खासकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, तो ये मुझे लगता है एक जायज कदम होगा। एक तरफ तो पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का मुद्दा। बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र को पंजाब और बंगाल की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ मानती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुआ इजाफा इसी से जुड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक अगर छानबीन करने और ऑपरेशन करने में बीएसएफ को काफी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी चीजें अब आगे आने वाले समय में नहीं होंगी। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के कार्यक्षेत्र में यह बदलाव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के सेक्शन 139 का इस्तेमाल करते हुए किया। वैसे कभी लोगों को यह मालूम होगा कि वर्ष 1971 तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सिर्फ सीमा तक ही सीमित हुआ करता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में पहली बार बढ़ोतरी की। तब युद्ध में सीमा से 16 किलोमीटर तक के दायरे को नुकसान को देखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा तय किया गया था। इसके बाद कई अवसरों पर इसके दायरे को बढ़ाया या घटाया जाता रहा। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे लेकर चिंता भी व्यक्त करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस निर्णय से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कई राज्यों में विशेषकर पंजाब में काफी अंदरूनी इलाकों तक पहुंच जाएगा। इससे एक समस्या यह पैदा होगी कि बीएसएफ जब भी शहरी क्षेत्र में कार्रवाई करेगी तो उसका और स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र टकराएगा। इससे बीएसएफ और पुलिस दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, टकराव बढ़ सकता है। हालांकि इसे लेकर बीएसएफ के भी अपने तर्क हैं। पहले जहां बीएसएफ को अपने दायरे, अपने अधिकार के बाहर पहुंच चुके अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं बीएसएफ को अब उन्हें खुद गिरफ्तार कर लेना होगा
और अब उन्हें किसी खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध को पकड़ने में बेहद आसानी भी होगी। इस पूरे मुद्दे पर हमने बीएसएफ के आईजी ऑपरेशंस यश कुमार मिंज से विशेष बातचीत की, जिन्होंने इस निर्णय पर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर दिए। राज्य सरकार, जो राज्य की पुलिस है, वो किस तरीके से अगर ऐसे कुछ मामले होते हैं उसमें एक्ट करेगा, और जो बीएसएफ है वो किस तरीके से इसमें एक्ट करेगा, इसको अलग अलग कैसे समझा जा सकता है? राज्य सरकार के पावर बिल्कुल वही है जो पहले थे, वो आज भी वही है। यहाँ पर पावर्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। केवल जो हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, एंड दैट टू विथ रेस्पेक्ट टू 3 एक्ट्स। वन इज सीआरपीसी, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं 1973 का, दूसरा पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 का जो है, और दूसरा हमारा पासपोर्ट एक्ट। सिर्फ इन 3 कानूनों के अंतर्गत जब बीएसएफ को कार्यवाही करनी है, तब वह वर्तमान में जो हमारा आईबी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां से 50 किलोमीटर की दूरी तक वह कार्यवाही कर सकती है। इसके अलावा बीएसएफ को अन्य एक्ट्स में भी कार्य करने का पावर्स है, मगर उन एक्ट्स में उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वह पूर्व की तरह ही बरकरार रहेगी। इन 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जो बीएसएफ को आदेश दिए गए हैं, वैसे में कई राज्य सरकार, चाहे पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर दूसरे राज्य, वो इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि जो संघीय प्रक्रिया है उस पर कुठाराघात है ये किसी तरीके से। नहीं, कोई कुठाराघात नहीं है। रादर बीएसएफ का जो ये एनहांस्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, दिस इज रादर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ लोकल पुलिस। ये उनका एक पूरक की तरह वो हो जाएगा, एंड इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन। उनका कहीं पर कोई स्टेट पुलिस के किसी भी पावर में या किसी भी उनके क्षेत्र में कोई कटौतरा नहीं किया गया है। उनके पावर, अगर आज हम 50 किलोमीटर दूर तक का अगर हमें क्षेत्राधिकार दिया गया है, दैट डजंट मीन दैट द लोकल पुलिस नॉट एबल और दे हैव बीन टोल्ड नॉट टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो लोकल पुलिस जैसे कार्य करती थी, जिन कानूनों में उनको पूरे अधिकार हैं, वह विद्यमान है आज भी। उसके अलावा कई बार जैसे कहीं पर जल्दबाजी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, इसलिए बीएसएफ को जस्ट इनेबल किया गया है, एम्पावर किया गया है, ताकि वो और भी अच्छे से कार्रवाई कर सके और स्टेट पुलिस का हाथ मजबूत कर सकें। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। इस बात को लेकर के कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो ड्रोन एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से बढ़ी है, साथ ही ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स और हथियार भेजे जा रहे हैं, उस वजह से ये गृह मंत्रालय की तरफ से पावर बीएसएफ को दिया गया, जिससे इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। देखिए, इसका मूल जो आइडिया है वो यही है कि बीएसएफ खुल करके, अब हम अगर आज मान लीजिए 5 किलोमीटर का हमारा रेंज है या 15 का है, 16 या 17 में कुछ हो जाएगा तो यू कैन नॉट एक्ट अपॉन दैट। ठीक है, सो आपने ठीक कहा है कि ड्रोन का भी हो सकता है, बट इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है रिगार्डिंग actions that are required to be taken in case of drone intrusions from our neighboring countries, तो वहां पर क्या है साहब कि हम एक हमारा साझा रूप में हम कार्रवाई करते हैं। हम तुरंत अपनी सारी सिस्टर एजेंसीज को इन्फॉर्म करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही हम नाका वगैरह आज भी लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे। द ओनली थिंग इज दैट बीएसएफ गेट्स मोर एम्पावर्ड रादर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑल्सो इफ नीड बी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी का पुत्र आशीष घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं, ये सच जन भावनाओं से नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच से सामने आएगा। और आज इसी सच की खोज में एसआईटी की टीम आशीष मिश्र को लेकर तिकुनिया के गांव की उस सड़क पर पहुंची जहां किसानों को कुचलकर मार डाल गया था। इसके लिए यूपी पुलिस ने घटना का पूरा सीन रिक्रिएट किया। उसमें ठीक उसी तरह से किसानों की डमी को टक्कर मारी गई, जिसके कारण 4 किसानों की मृत्यु हुई थी। इस दौरान एसआईटी टीम ने आशीष को छोड़कर बाकी 3 आरोपियों से घटनास्थल पर लंबी पूछताछ भी की। इसके बाद आशीष मिश्र को उस गांव में भी पुलिस लेकर गई जहां होने का अब तक वो दावा किया कर रहा था। आशीष के अनुसार घटना के दौरान वो बनवीरपुर गांव में दंगल देख रहा था। यूपी पुलिस ने क्राइम रिक्रिएशन के लिए भाग दौड़ तो बहुत की, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में तय होगा। हालांकि 3 अक्टूबर को आशीष की सही लोकेशन जानने के लिए पुलिस के पास एक और विकल्प है और वो है एडवांस सर्विलांस। आशीष मिश्र
घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं, इसे जानने के लिए पुलिस आशीष के मोबाइल नंबर की टावर लोकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी डिटेल्स का पता लगा रही है। टावर लोकेशन से इस बात का पता चल जाएगा कि 3 अक्टूबर को आशीष कब और कहां गया था। पुलिस ने इसके लिए आशीष मिश्र के दोनों मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी की डिटेल्स मांगी है। ये जांच का अगला हिस्सा होने वाला है, लेकिन फिलहाल क्राइम सीन रिक्रिएशन में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या क्या किया और इससे उसे क्या क्या मिलेगा, ये जानने के लिए हमारी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट आपकी मदद कर सकती है। गाड़ियां यहाँ पर जो है निकल चुकी हैं और स्पीड गाड़ियों की देखिए, यहाँ पर काले झंडे किनारे सबसे आगे पुलिस की जीप, एक तेज स्पीड से चलती हुई गाड़ियां। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी स्पीड से टक्कर मारी गई, ये पूरा क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन पर हर पहलू की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए सड़क पर मारे गए किसानों के पुतले खड़े किए गए। हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों की तरह पूरा सीन फिर से तैयार किया गया। किसानों को टक्कर मारने वाली गाड़ियां किस तरफ से आईं और कैसे किसानों को कुचलकर निकल गईं, ये समझने के लिए जांच टीम ने उसी तरह से गाड़ियों को दौड़ाया। एक बार, 2 बार नहीं, जब तक एसआईटी की टीम को ठीक से समझ में नहीं आया कि 3 अक्टूबर को इस सड़क पर मौत का तांडव कैसे हुआ था, तब तक गाड़ी बार बार दौड़ती रही। इस पूरे सीन के पीछे पुलिस का मकसद था कि 3 अक्टूबर को हुई घटना की सभी कड़ियों को जोड़ना। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर आशीष मिश्रा और अंकित दास के अलावा गनमैन लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को लाया गया। इनमें अंकित दास और गनमैन लतीफ और ड्राइवर शेखर को गाड़ी से नीचे उतारकर किसानों को टक्कर मारने वाली जगह पर लाकर पूछताछ की गई, लेकिन एसआईटी ने आशीष मिश्रा को गाड़ी में ही बैठाए रखा। क्राइम सीन रिक्रिएशन का काम यहाँ पर यूपी पुलिस ने शुरू कर दिया। एसआईटी की टीम मौजूद है। पीछे आप मेरी तस्वीर अगर देखेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि अंकित दास जिनको आज सुबह पुलिस रिमांड में लिया गया, वो यहाँ से सीधे आगे आते हुए, इससे पहले इनके ड्राइवर शेखर से पूछताछ हुई और अब उसी स्पॉट पर जहां पर वो घटना हुई 3 अक्टूबर को, वहां पर अंकित दास को लाया गया है और अंकित दास से यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्राइम सीन की पूरी पिक्चर समझने के लिए एसआईटी ने बड़े लेवल पर तैयारियां की थी। इसके लिए दोपहर करीब 1 बजे से पहले रैपिड एक्शन फोर्स के 100 जवानों को तिकुनिया गांव में घटना स्थल पर तैनात किया गया, ताकि जांच में गांव वालों को दूर रखा जा सके और किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इसके बाद दोपहर 1:15 पर पुलिस की टीम चारों आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गई। 1:37 पर आशीष मिश्रा को छोड़कर तीनों आरोपी अंकित दास, गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर से घटना स्थल पर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के कुछ देर बाद ही पुलिस ने उस जगह को लोकेट किया जहां थार गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी गई थी। 2:30 पर पुलिस ने सड़क पर किसानों के पुतले लगाए और तेज रफ्तार गाड़ियों से कुचलते हुए आगे निकल गई, ये समझने के लिए पुतले गिरते हैं या नहीं। लेकिन इस पूरे सीन में पुलिस ने थार और फॉर्च्यूनर गाड़ी के बजाय पुलिस की जीप और दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल किया, जबकि आमतौर पर सीन रिक्रिएशन के दौरान ठीक उसी तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो घटना में शामिल थी। अब ऐसा क्यों किया गया, ये एसआईटी की टीम ही बता सकती है। इस पूरे क्राइम सीन के बाद करीब 3:15 बजे आशीष मिश्रा के साथ सभी आरोपियों को उस बनबीरपुर गांव ले जाया गया, जहां 3 अक्टूबर को आशीष ने दंगल में शामिल होने की बात कही थी। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील लोकेश साथ रहे। आशीष मिश्रा आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गाड़ी क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद अब गांव की तरफ बढ़ रही है और अंदर आप देख सकते हैं आशीष मौजूद हैं। आशीष के साथ आशीष के वकील भी हैं और पीछे की गाड़ियों की तरफ मैं लेकर चलूंगा आपको, पीछे की गाड़ियों की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। आप पीछे की गाड़ियों की तरफ आप मेरे साथ अगर आएंगे तो आशीष यहाँ पर मौजूद है। साफ साफ तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रहे हैं
वहाँ पे उतारा, आशीष को नहीं किया, बाकी सबको नहीं उतारा। नो 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 क्यों नहीं उतारा? क्यों, वहाँ तो उनसे मतलब ही नहीं था, वो तो अब तक की एविडेंस में आया ही नहीं उसका। एक दफा भी नहीं उतारा क्या उनको? नहीं, नो, क्योंकि वहाँ से मतलब। और अब क्रीड़ा स्थल ले जाए, वो क्रीड़ा स्थल से साबित करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं स्थान जहाँ पे वो कुश्ती करा रहे थे, वहाँ वो मौजूद थे। कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ लोगों को जानना चाहेंगे तो जाएंगे। हाँ, क्राइम सीन रिक्रिएशन खत्म। हाँ, यहाँ का खत्म है, यहाँ उनसे मतलब ही नहीं। अंकित दास से मतलब था भाई, अंकित दास से मतलब था कि तुम्हारी फॉर्च्यूनर कहाँ पे पलटी, तुम कहाँ से भागे, कहाँ से भाग के बच पाए। शाम 4 बजे बलबीरपुर गांव में आशीष मिश्रा को दंगल वाली जगह ले जाकर पूछताछ की गई, जहां से आशीष मिश्रा ने गाड़ी से हाथ निकालकर गांव वालों का अभिवादन किया। इसके जवाब में गांव वालों ने भी आशीष मिश्रा को हाथ हिलाकर जवाब दिया। इशारों का अनुवाद तो नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें देखकर समझा जा सकता है। इसके बाद पुलिस की टीम ने गांव वालों से आशीष के दंगल कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल पूछे, जिसमें गांव वालों ने आशीष मिश्रा का समर्थन करते हुए दंगल में उसके शामिल होने की बात कह दी। बताया गया कि बीच के 1 घंटे लगभग 3 से 4 के बीच जब घटना हुई है, तो पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब वो बताने में असमर्थ थे कि वो कहाँ थे। यही थे, इसी जगह पे यही सभी लोग मौजूद थे। जी यहीं थे, यहीं मौजूद थे हम लोग, और आशीष भैया मिल में ही थे। आप लोग की नजरों से हटे थे? नहीं, नजरों से नहीं हटे। क्रूज शिप पर ड्रग्स लेने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आज भी जमानत नहीं मिल सकी। उसकी जमानत याचिका पर मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी करके 20 अक्टूबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आर्यन की जमानत याचिका पर आज बहस के दौरान ड्रग्स सेवन के समाज पर पड़ रहे असर, ड्रग्स के आदी लोगों के पुनर्वास की दलीलें भी दी गई। आर्यन के केस में अदालत का रुख क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस से ड्रग्स मामलों के समाज पर प्रभाव और सजा के तौर तरीकों पर नए सिरे से बहस शुरू हो रही है। ड्रग्स लेने की फिल्मी सी कहानी, बड़ा सा फसाना। कम से कम 20 अक्टूबर तक जेल की रोटियां तोड़ने के अलावा आर्यन खान के पास अब और कोई रास्ता नहीं। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला 20 अक्टूबर तक ये कहकर सुरक्षित कर दिया कि कोर्ट बहुत व्यस्त है, उस दिन फैसला सुनाने की कोशिश होगी। हालांकि अमित देसाई ने कहने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी आजादी का सवाल है, उनकी लिबर्टी का सवाल है, और इसीलिए जज को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी बात जज पर निर्भर करती है कि वो आदेश कब देना चाहते हैं, तो वो भी अमित देसाई भी जानते थे कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे, और इसी वजह से अब अदालत ने कहा है कि वो बुधवार को इस पूरे मामले में आदेश देगा। 2 अक्टूबर को आर्यन खान गोवा जा रहे क्रूज शिप पर एनसीबी के शिकंजे में आए थे और अगले दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी ने आर्यन पर जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। दोनों दोस्त एंजॉय करने जा रहे थे। आर्यन के खिलाफ एनसीबी का केस न सिर्फ 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर ड्रग्स सेवन का है, बल्कि लंबे समय से ड्रग्स सेवन के आदी होने का भी, और इसके लिए ड्रग्स तस्कर कादिर और विदेशी नागरिक अजित कुमार के संपर्क में होने का दावा है। आर्यन बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, इसलिए मामला सुर्खियों में है। इसलिए आर्यन खान के इस केस पर हो रही तमाम बहस और दलीलों के बीच सवाल ये भी उठा कि ड्रग्स मामलों के तहत होने वाली सजाओं पर कानून का क्या रुख हो, क्योंकि किसी भी कानून का पहला मकसद सकारात्मक बदलाव होता है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अमित देसाई ने अपनी दलील में एक बड़ी बात कही है। अमित देसाई ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा मुवक्किल ड्रग्स लेने का आदी है, लेकिन कानून कहता है कि ड्रग्स लेने वालों को सहानुभूति पूर्वक देखना चाहिए, इसलिए ड्रग्स लेने वालों के पुनर्वास की बात कही गई है। कृपया ध्यान रखें कि किसी की स्वतंत्रता खतरे में है और जमानत देने से जांच प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर एनसीबी के वकील एएसजी अनिल कुमार की दलील भी गौर करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी और बुद्ध की धरती है और युवाओं में ड्रग्स की लत गंभीर बात है। ये जो सारा काम हो रहा है ना, और कुछ पब्लिसिटी के डर से भी उनको अब लग रहा है कि इतनी ज्यादा पब्लिसिटी इस केस में मिल रही है कि अगर कल को कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इन्होंने सारा अरेस्ट ही गलत किया था,
तो इनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब के चक्कर में अब एक कहानी पे कहानी बनाए चले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है इस मामले में।